Welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam. Here we all know that कि हमारा क्लास 9 बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर चल रहा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो आज एक नया टॉपिक है, दैट इज अ सेल ऑर्गेन्स। हमने सेल के सारे पार्ट्स पढ़ लिए, जैसे न्यूक्लियस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ये सारी चीज़ें हमने सेल के पार्ट्स को कवर कर लिया। अब सेल ऑर्गेन्स है जो सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि सेल जो होता है, सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे हमारी बॉडी हो, सेल से ही बनी होती है। और हमारी बॉडी में जितनी भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं ना, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, हमारी एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही बात करने के लिए, खाना खाते हैं उसका डाइजेशन ज़रूरी होता है, रिस्पायरेशन ज़रूरी होता है, सर्कुलेशन ज़रूरी होता है। तो ये सारी जो डेली एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं वो सब सेल ही करती है। सेल ही वो सारी चीज़ें फंक्शन परफॉर्म करती है। तो सेल के ऊपर कितना बर्डन है ना। तो क्या करते हैं हमारे जो सेल ऑर्गेनिज्म, जो प्यारे प्यारे से सेल ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो बहुत टाइप के हैं, जो हम पढ़ेंगे इस वीडियोस में, आगे आने वाले और वीडियोस में हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं सेल से कि लो भाई, तुम्हारे कुछ फंक्शन में भी परफॉर्म करके तुम्हारा कुछ बर्डन जो लोड है उसको कम कर देता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे किसी ने प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया, किसी ने लिपिड का सिंथेसिस कर दिया, किसी ने एंडोसाइटोसिस करके जो खाना है उसको डाइजेस्ट कर दिया, किसी ने जगह बॉडी में जो पॉइजनस चीज़ें हैं उसको बाहर एक्सक्रीट किया, और जैसे प्लांट में किसी ने फोटोसिंथेसिस कर दिया। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, वो सब हमारे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे परफॉर्म करते हैं। इससे हमारे सेल के ऊपर का लोड जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। तो हम पहले जान लें कि सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत डिफाइंड होते हैं, डिफाइंड उनके स्ट्रक्चर होते हैं। आप जब भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप उनको आराम से देख के उनके स्ट्रक्चर को पहचान लेंगे कि ये चीज़ है, क्योंकि उनका जो मेम्ब्रेन होता है उससे वो बॉन्डेड होते हैं, वो उसको एक डिफिनिट शेप देता है। और जब कोई भी चीज़ का एक डिफिनिट शेप होता है तो हम उसको देख के पहचान जाएंगे कि ये चीज़ है। क्योंकि हम जैसे यहाँ पे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाया, वैसे आने वाले हर सेल ऑर्गेनिज्म का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जब आप स्ट्रक्चर पहचान जाओगे तो जब भी आप माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कि दे आर अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है कि ये लार्ज और मोर इवॉल्व सेल होते हैं, क्योंकि यार ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, बॉडी का कितने ढेर सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो होते हैं इवॉल्व होंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक में हमने देखा कुछ भी नहीं था, बट ये सारी चीज़ें जो होती हैं यूकैरियोटिक में होती हैं और ये इवॉल्व होती हैं, तभी तो यूकैरियोटिक में है ना। ये जो होते हैं परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मैंने अभी बताया कि सेल के ऊपर का लोड जो होता है ये सेल ऑर्गेनिज्म कम करते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में है। अब आता है फर्स्ट जो है सेल ऑर्गेनिज्म विच इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई? ठीक है। अब ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा जो है ना वो न्यूक्लियस है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये बड़ा क्या है, इसको भी कहीं पार्ट ना समझ जाए। तो दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस ऑल स्ट्रक्चर इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपके बुक में और अच्छा सा बना हुआ है, ये मैंने रफली ड्रॉ कर दिया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये आपको नेटवर्क जैसा दिख रहा है ना, कहीं कुछ ऐसे ऐसे दिख रहा है, कहीं कुछ लंबा लंबा दिख रहा है, तो ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है। दिस इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। One end attached with the nuclear membrane which is a nuclear envelope and other with the plasma membrane। अब ये जो लास्ट, अगर हम इसको लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट मान लें तो दिस इज हेयर, इट इज अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिससे ये लास्ट स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो एक स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर का जो एनवेलप है उससे जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो उसका पार्ट है, मतलब एक किनारा जो कह सकते हैं, जो है न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ, जो इसी स्ट्रक्चर का दूसरा किनारा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों के बीच एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, एक ब्रिज फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ओके।
अब जो है ये भी एक हमने छोटा इंट्रोडक्शन ले लिया कि दिखता कैसा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। ये जो आपको दिख रहा है ना इस टाइप का नेटवर्क, दैट इज अ सिस्टर्नी, ओके। और जो ये ट्यूब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज अ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। और वेसाइकल्स जो होता है एक राउंड और ओवल टाइप का शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अ वेसाइकल। तो हमने क्या देखा, 3 फॉर्म है सिस्टर्नी के। फर्स्ट है 3 फॉर्म है सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER के। फर्स्ट है सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी ये नेटवर्क आपको जो दिख रहा है दैट इज अ सिस्टर्नी, एंड ये जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज अ ट्यूब्यूल्स। एंड वेसाइकल जो होता है इस तरह का राउंड बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब्यूल जो होता है फिल्ड विद द फ्लूइड, इसमें जो होता है फ्लूइड वगैरह फिल्ड होते हैं। तो हमने क्या देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है देख लिया, किस तरह का दिखता है वो देख लिया, और कितने टाइप का उसका स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है। तो 3 टाइप के होते हैं, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स, ओके। अब हम आते हैं टाइप्स पर कि ये कितने टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप्स का होता है, हाँ इसका भी 2 टाइप्स होता है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ और स्मूथ में क्यों डिवाइड है भाई, क्यों ऐसे जरूरत पड़ गई कि इसको 2 चीज़ों में मतलब 2 रफ एंड स्मूथ में डिवाइड करना पड़ा, इसका भी आंसर है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है हमारा सिस्टर्नी का जो पार्ट है। बिकॉज देखो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड मैंने दिखाया हुआ है, शो किया है, दैट इज अ राइबोसोम, यानी सिस्टर्नी कंटेन राइबोसोम्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ। अगर मतलब स्किन पे भी कुछ दाने निकल जाते तो थोड़ा रफ दिखता है ना, तो वो रफ हो गया। अगर नहीं है तो स्मूथ सा दिखता है तो वो स्मूथ हो गया। तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे नहीं है, अब आपको ट्यूब्यूल्स में दिख रहा है यहाँ पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। जब ट्यूब्यूल्स में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है मीन्स ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया कि हेयर द वन मतलब जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट में राइबोसोम प्रेजेंट है दैट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में RER कहेंगे। और जिसमें जो है राइबोसोम एब्सेंट है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, दैट इज SER, दैट इज SER, ओके। तो ये हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। हाँ, अब हम शुरू करेंगे इसका फंक्शन कि फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। हमने क्या देखा कि उसके 2 टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टर्नी में जो है वो ज़्यादातर जो है राइबोसोम सिस्टर्नी में प्रेजेंट थे, जो शो कर रहे थे कि वो क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो ट्यूब्यूल्स था दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम नहीं थे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और जब राइबोसोम है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। उसके बाद जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है, वो बहुत स्मूथ होता है, उसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। और वहाँ पे क्या होता है लिपिड यानी फैट का सिंथेसिस होता है, वहाँ पे लिपिड बनता है या फैट कह सकते हैं वो बनता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो हमारा टाइप्स हो गया, और वो क्या क्या काम करती हैं, स्पेशली क्या क्या काम करती हैं वो हमने देखा। अब यहाँ पे हम होल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख लेते हैं कि क्या है। मैंने ER लिखा है ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता रहे कि हम ER बोलेंगे उसको। तो ये है कुछ फंक्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करती है। फर्स्ट है इट गिव्स फ्रेमवर्क ऑफ सेल, ये सेल को फ्रेमवर्क देती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है कि इट सिंथेसाइज प्रोटीन, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है क्योंकि राइबोसोम होता है, तो इसका एक फंक्शन तो यही हो गया। सेकेंड हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे लिपिड या फैट का सिंथेसिस होता है। तो 2 फंक्शन तो हमने ऐसे बता दिया उसके टाइप्स को ही देखकर। तीसरा जो है वो फ्रेमवर्क देता है सेल को,
उसके बाद जो होता है ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है कि बॉडी में जो भी पॉइजन या किसी तरह का ड्रग्स आ गया है उसको बॉडी से निकालने में, उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद जो है इट प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ये जो होता है जो प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह बनाता है तो ये एंजाइम्स और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। प्रोवाइड पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। हमने देखा था कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और वो लास्ट एंड जो होता है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो ये एक नेटवर्क बनाता है इन दोनों के बीच में। तो जो भी न्यूक्लियस से जो भी मटेरियल बाहर आना हो या साइटोप्लाज्म से जो भी मटेरियल अंदर जाना हो उसके लिए एक पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पे भी लिखा है, मैं चाहती हूँ कि आप सारे पॉइंट इसके जाने, इसके सारे फंक्शन जाने। फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बनाता है और सेल के अंदर कोई और मेम्ब्रेन अगर बनाना होता है तो उसको भी बनाता है, क्योंकि ये प्रोटीन, लिपिड, ये सारे और मेन जो चीज़ें होती हैं उनका सिंथेसाइज करता है। तो जहाँ पे कुछ रिपेयरिंग का कुछ काम है या कुछ जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बनाना हुआ तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें भी हेल्प करता है। तो हमने क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा जिसके 3 फॉर्म होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल। सिस्टर्नी जो होती है वो नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर में देखा था, ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल की तरह स्ट्रक्चर रहता है और वेसाइकल एक बैग की तरह ओवल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके 2 पार्ट्स देखे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में मैंने देखा कि सिस्टर्नी में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसको रफ बना देता है। राइबोसोम है तो वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया तो वो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे राइबोसोम अब्सेंट होते हैं बट ये भी सिंथेसिस करता है लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और स्टेरॉइड का करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखे कि उसके क्या क्या फंक्शन होंगे। तो 2-3 फंक्शन तो हमने खुद ही देख लिया कि ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। तो उनके बीच में जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ को जाना हो या आना हो उसके लिए ये एक पाथवे देगा। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, कुछ बाहर ड्रग्स या पॉइजनस चीज़ है तो उसको सेल से बाहर निकालना हो तो उसका काम करता है। अब ये एंजाइम्स और हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलुलर मेम्ब्रेन जो भी चीज़ों को बनाना होता है उसका भी ये वर्क करता है। तो ले दे कि ये इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनिज्म है। तो आई होप आज का ये जो टॉपिक हो आपको पसंद आए और समझ में आए, स्पेशली आपको समझ में आए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।